हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई परीक्षा टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आपके साइंस से तीनों से लगभग आपसे 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग पूरा केमिस्ट्री को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और दोस्तों इससे आपके लगभग 8 से 9 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपसे परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो परमाणु का नाभिक होता है, इसमें दो कण पाए जाते हैं, जिनमें होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों जो आपका प्रोटॉन होता है ये आपका धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन जो है इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका परमाणु के नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें कहते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। दोस्तों इन्हें आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहा जाता है, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग या भिन्न होती है। दोस्तों अगला है, इसमें कह रहा है आपसे परमाणु में कक्षों को भरने का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों परमाणु में जो कक्ष होते हैं उनको भरने का सिद्धांत आफबाउ ने दिया था, यानी कि आफबाउ सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं के कक्षों को भरा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है जल का वाष्प में परिवर्तित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वाष्प से पुनः दोबारा जल को बनाया जा सकता है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा लोहे पर भूरे रंग की परत बनना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये सब आपके संक्षारण के उदाहरण हैं, यानी कि जंग के उदाहरण हैं। तो दोस्तों सिल्वर में जंग लगने से आपका जो इसका रंग है ये काला हो जाता है। तांबे पर जंग लगने से इसका रंग जो होता है ये हरा हो जाता है और लोहे पर भूरे रंग की परत बन जाती है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को संक्षारण या जंग लगना कहते हैं, जिससे धातु का अपक्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अशुद्धियों के कारण द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अगर किसी द्रव्य में अशुद्धियों को मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो दोस्तों किसी भी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाएगा यदि उसमें अशुद्धियों को और मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है आपसे पानी मिट्टी से पौधों की जड़ों तक जिस प्रक्रिया द्वारा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, जिसके द्वारा जो पानी होता है ये मिट्टी से पौधों की जड़ों में पहुंचता है। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। दोस्तों ये सारे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है
एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी ठोस वस्तु से सीधे गैस में परिवर्तित पदार्थ हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय अंतराल में एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चुरीकरण। अगला है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों जो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो सबसे कठोर पदार्थ है और प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो ये हो जाएगा हीरा। और दोस्तों हीरा जो है आपका कार्बन का अपर रूप है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो दोस्तों जो आपकी सोडियम धातु होती है ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है, इसलिए ये अभिक्रिया ना कर ले इसके लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल, इसलिए मिट्टी के तेल में इसको डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है सोने को किस में घोला जा सकता है? तो दोस्तों सोने को घोलने के लिए अम्लराज का या एक्वारेजिया भी इसे कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो आपका चूना पत्थर होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है? तो दोस्तों कौन सी धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी। तो दोस्तों जो चांदी है ये आपकी ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कह रहा है गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जस्ते का। दोस्तों इसे यसद भी कहते हैं और इस लेपन की प्रक्रिया को यसद लेपन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों गैल्वनीकृत लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है जिससे उसे जंग से या कोरेजन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है टांका एक मिश्र धातु है जो किससे मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों जो आपका टांका है ये आपका टिन तथा सीसा को मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है, यानी कि जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। अगला है पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पेंसिल का जो लेड होता है ये आपका ग्रेफाइट का बना होता है। अगला है प्रश्न सूखी बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशतता होती है? तो दोस्तों इसमें कितना प्रतिशत होता है हाइड्रोजन? तो आंसर हो जाएगा 11.11% आपका पानी में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है भारी जल की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा H.C. ओरे ने भारी जल की खोज की थी
और दोस्तों भारी जल को D2O से प्रदर्शित करते हैं, जिसका रासायनिक नाम डिट्यूरियम ऑक्साइड भी होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, खारे पानी से शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खारे पानी से शुद्ध पानी को परिवर्तन करने के लिए इस प्रक्रिया को उत्क्रमण परासरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। अगला है वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो दोस्तों जो आपकी वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा 78%। तो दोस्तों ये सारे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें साथ साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो दोस्तों जो गोताखोर होते हैं ये समुद्र में, गहरे समुद्र में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं, जिसका प्रयोग सांस लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों ये आपका होता है अष्टफलकीय आकार होता है दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का। नेक्स्ट है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपकी ये होती है जीनोन गैस, जिसको स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है वायुयान के टायरों में किस गैस को भरा जाता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस होती है ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अगला है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों गुब्बारे में आमतौर पर हीलियम गैस को भरा जाता है। दोस्तों हीलियम गैस में बहुत ही कम द्रव्यमान होता है, इसलिए इसे गुब्बारे में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर किस गैस को भरा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नियोन और ऑर्गन गैस को ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाता है। अगला है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया, जो दोस्तों जिसे अम्लराज भी कहते हैं, किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों जो एक्वारेजिया होता है ये आपका नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है और दोस्तों स्वर्ण को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। अगला है एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अपच के दौरान एंटासिड के रूप में क्षार का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा जो उदासीन विलयन होता है उनका पीएच मान 7 होता है और दोस्तों जो अम्लीय विलयन होता है उनका पीएच मान 7 से कम होता है और जो क्षारीय विलयन होता है उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। तो दोस्तों जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है और अम्ल का
7 से कम होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है, चूने का पानी दूधिया किस कारण से हो जाता है? तो दोस्तों जो चूने का पानी होता है ये दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, पानी की टंकी से फफूंद यानी कि फंगस को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है पानी की टंकी में फफूंद को हटाने के लिए। नेक्स्ट है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। दोस्तों खाने का सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। और दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि धोने का सोडा यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें कह रहा है फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इन्हें कहते हैं एल्किन। दोस्तों अगर एक बंध द्वारा जुड़े हैं तो उन्हें कहते हैं एल्केन, और दो बंध द्वारा तो एल्कीन, और दोस्तों त्रिबंध द्वारा अगर जुड़े होते हैं तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं, तीनों ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये जो छपाई में प्रयोग की जाती है स्याही, ये मीथेन के अपघटन से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। अगला है वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों वह कौन कौन सी गैस है जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर में किस रसायन की जांच की जाती है? दोस्तों उसमें होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके कारण सांस की जांच करने से उसका रंग परिवर्तित हो जाता है और नशे का पता लग जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिलीन। दोस्तों पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा पॉली एमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र को बनाने में किया जाता है। अगला है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सिरके को रासायनिक रूप से एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर हो जाएगा मीथेन।
दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप है। तो दोस्तों ऑक्टेन संख्या जो है ये पेट्रोल की गुणवत्ता की माप करती है। नेक्स्ट है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका पूर्ण रूप है का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों इसमें पाया जाता है ब्यूटेन। नेक्स्ट है खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए या संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें होता है आपका एलीथ्रेन मच्छर भगाने वाली दवा में। नेक्स्ट है अग्निशमन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो भी अग्निशमन गाड़ियाँ होती हैं यानी कि उसमें किस गैस का प्रयोग होता है, इसमें होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो आग को बुझाने के काम आती है। नेक्स्ट है दोस्तों सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों जो सोडा वाटर की बोतल में गैस होती है ये आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और इसी गैस के कारण बोतल से बुलबुले निकलते हैं। अगला है, इसमें कह रहा है वह यौगिक जिसका प्रयोग अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किया जाता है कौन सा होता है। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका प्रयोग अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहे मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो चूहे मारने वाली दवा होती है इसमें पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला है रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा किसकी उम्र पता की जाती है। आंसर हो जाएगा चट्टानों की उम्र इससे पता लगाई जाती है रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। अगला है पृथ्वी की आयु का मापन किसी विधि द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वह कांच जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर सकता है कौन सा होता है। आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच होता है ये पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है भविष्य की धातु के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपकी ये है टाइटेनियम धातु जिसको भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है वह रसायन कौन सा है जो पटाखा फूटने से चमकदार चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट है माचिस बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस। दोस्तों जो माचिस के किनारे पर लगा होता है ये आपका लाल फास्फोरस है इसका प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। अगला है वह अम्ल जिसका प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका दोस्तों रासायनिक फॉर्मूला होता है H2SO4। दोस्तों ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला जिसका प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।